हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज का जो चैप्टर लेके आया हूँ नाम है उसका ट्रायल बैलेंस। बट इससे पहले मैं बता दूँ कि लास्ट चैप्टर जो मैंने ख़त्म किया था लेजर्स, उसमें कुछ क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन में मैंने देखी, उनके बारे में भी बताऊँगा चैप्टर के एंड में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर ट्रायल बैलेंस। दोस्तों, आपको मैंने जो बताया था कि जो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल के बाद क्या बनती है, लेजर्स, जो मैंने लास्ट चैप्टर कंक्लूड किया। लेजर्स के बाद दोस्तों बनता है ट्रायल बैलेंस, जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये तीनों ही आपस में इंटररिलेटेड हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम जर्नल बनाएंगे, जर्नल की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, लेजर्स, मैंने प्रूव करके दिखाया था। और फिर लेजर की हेल्प से हमें क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस। तो लेजर्स मैंने बताया था क्यों बनाते हैं, आज बात करेंगे ट्रायल बैलेंस पे कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए, ट्रायल बैलेंस इट इज़ ए स्टेटमेंट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। कहता है ये वो स्टेटमेंट है जो लेजर्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करती है। दोस्तों, हम जो भी लेजर्स बनाते हैं वो सही बनी या गलत बनी हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों, उसके लिए हम बनाते हैं फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें पता चल जाता है कि जो हमने पीछे लेजर्स बनाई हैं वो सही हैं या गलत हैं। कैसे पता चलता है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो फर्स्ट इज सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स या इसको हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हो आप, एक कॉलम डेबिट का, एक क्रेडिट का। तो जैसे मैंने कहा कि लेजर्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो कैसे चेक होगा दोस्तों, लेजर्स के आप जो आपने लेजर्स बनाई उनके जितने भी बैलेंस आपके आए, जो एंड में हम कल लास्ट वीडियो में आंसर्स निकाल रहे थे, वो बैलेंस आपको यहाँ लेके आने होते हैं। कैसे लेके आने हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे पता चलता है लेजर सही है या गलत है। तो जितने भी बैलेंस आपने यहाँ लाने हैं, डेबिट वाले बैलेंस डेबिट में लिख देने हैं, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिख देने हैं, फिर उनका टोटल करना है दोस्तों। ये जो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, डेबिट का और क्रेडिट का, अगर ये टोटल इक्वल आता है, बराबर आता है, इट मीन्स आपके लेजर्स सही हैं। और अगर ये बराबर नहीं आता, इट मीन्स आपने लेजर्स में कहीं गलती की है या फिर जर्नल में कहीं आपने गलती की है, तो हम उसको फिर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि हम देख सकें कहीं हमें किसी अकाउंट को बनाने में कहीं गलती तो नहीं हुई, क्योंकि अगर वो गलती हुई तो उसका इफ़ेक्ट जब हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे साल के एंड में उस पर भी आएगा। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होती हैं। तो ये दोनों हमारे आंसर्स बराबर आने चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लेजर्स में हमसे गलती हुई है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इट इज़ ए स्टेटमेंट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। दोस्तों, इट इज़ ए स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट और स्टेटमेंट में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है थोड़ा। अकाउंट होता है जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल का अकाउंट दोस्तों, परचेज़ का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट। तो सेल्स में हम सिर्फ सेल्स लिखते हैं, जो हमारी सेल्स हुई, परचेज़ में परचेज़ लिखते हैं, एक्सपेंस में एक्सपेंस लिखते हैं, कैश अकाउंट है तो उसमें कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो अकाउंट होता है जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं पर्टिकुलरली उसी चीज़ को वो बताता है। लेकिन जो स्टेटमेंट होती है, हमने जो भी अकाउंट बनाए इसका जो एंड रिजल्ट है, मतलब उन अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चला वो हमें स्टेटमेंट्स में पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट, अब ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस हमने यहाँ डालने हैं और एक कंक्लूसिव प्रूफ निकाल लेना है किस चीज़ का, कि भाई हमने जो पीछे लेजर्स बनाई हैं वो सही हैं या गलत हैं। उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो इट इज़ ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड पीरियडिकली, यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कहता है पीरियडिकली बनाया जाता है, ज़्यादातर महीने के एंड में। महीने के एंड में हम ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है या गलत, तो फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द लेजर अकाउंट्स आर कंप्लीट। तो ये मैंने अभी बताया था
कि जर्नल के बाद क्या बनती है, लेजर्स, और लेजर से जो बैलेंसेस होते हैं वो हम बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करते हैं। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द लेजर अकाउंट्स आर कंप्लीटेड। लेजर अकाउंट बनने के बाद ही ये बन सकता है, सीधा हम जर्नल से ट्रायल बैलेंस पे जंप नहीं कर सकते, बीच में लेजर्स हमें बनानी पड़ती हैं। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री का ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि डबल एंट्री का जो है वो हमने अकाउंट में कर लिया कि एक ट्रांजैक्शन डेबिट हुई, एक क्रेडिट हुई, ये डबल एंट्री का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं दोस्तों, क्योंकि एमसीक्यूज इन्हीं से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक। किस लिए बनाया जाता है दोस्तों? ये अभी मैंने बताया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं वो अर्थमेटिकली कैलकुलेशन में सही हैं या गलत हैं, वो चेक करने के लिए। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो डेबिट का टोटल और जो क्रेडिट का टोटल दोनों ही बराबर होने चाहिए। आगे लिखा है दोस्तों, ऑल एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स हैव डेबिट बैलेंस। मतलब ये कि जितने भी एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैश हमारा एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, मतलब ये हमेशा डेबिट साइड में आएगा ट्रायल बैलेंस की। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, ये भी हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। ये मैंने कल प्रूव करके भी दिखाया था क्यों एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये भी कल मैंने एक एग्जांपल दी थी रेंट की। वैसे भी रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस। लॉसेस का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ड्राइंग्स का, इन सब का इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट में आता है। ऑल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, गेन, लाइबिलिटीज, कैपिटल। अगर मान लो कि रेवेन्यू है, जैसे सेल है, सेल भी हमारी रेवेन्यू है, तो जितनी भी रेवेन्यूज़ हैं, गेन हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इन सब का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये क्रेडिट साइड में, या फिर रिजर्व हैं, इनका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस की ये क्रेडिट साइड में आते हैं। अब रिजर्व का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है, रिजर्व इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं तो वो रिजर्व है, तो क्योंकि प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और जैसे मैंने कहा कि इनकम्स के या गेन्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो उसी तरह रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, नेक्स्ट इज, तो ये बता दिया मैंने एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस के डेबिट बैलेंस, रेवेन्यू, गेन, लाइबिलिटीज, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। दोस्तों रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ हम बेचेंगे वो हमारी हो गई सेल। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जिसने हमसे कोई चीज़ खरीदी है, सपोज करो कि उसने हमसे 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, उसमें से वो हमारी सेल्स हो गई 1000, 200 रुपये की उसने वापस कर दी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वो हमें वापस करने आ गया। तो जब हमें सेल वापस आ जाती है, की हुई सेल हमें कस्टमर द्वारा वापस की जाती है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट में आती हैं, तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट में इसलिए आएंगी, अल्टीमेटली हमारी जो सेल की फिगर है इसको कम करेंगी। तो याद रखो, एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिकली जब आप किसी चीज़ को प्लस माइनस करते हो तो आप ये साइन लगाते हो प्लस का या माइनस का, लेकिन अकाउंट्स में ये प्लस माइनस का साइन नहीं होता, उसकी जगह होता है डेबिट क्रेडिट। ये मैंने पहले भी बताया था। तो कभी भी आप किसी चीज़ को कम करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, तो पहले ये देखो कि वो चीज़ कहाँ लिखी गई है, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। अगर वो डेबिट में लिखी गई है, उसको कम करना, माइनस करना है, तो फिर उसको क्रेडिट में लिखो दूसरी बार। और अगर वो क्रेडिट में लिखी गई है तो डेबिट में लिखो। फॉर एग्जांपल सेल्स की बात कर रहा था, आपको पता है सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती हैं। तो सेल्स हमारी मान लो 1000 हुई, लेकिन 200 रुपये की कस्टमर ने हमें चीज़ वापस कर दी, हमें वापस देना पड़ा। इसका मतलब नेट सेल तो हमारी 800 है। अब मुझे माइनस करना है, तो सेल्स मैंने क्या की थी, क्रेडिट की थी, तो सेल्स रिटर्न को मैं क्या करूँगा, सेल्स रिटर्न को मैं डेबिट कर लूँगा, रिवर्स एंट्री माइनस। इसी तरह रिटर्न आउटवर्ड और परचेज। दोस्तों परचेज जो है हमेशा डेबिट में आती है, लेकिन परचेज रिटर्न अगेन उल्टा हो गया। मैंने कोई चीज़ खरीदी, अब मान लो उसमें से कुछ मैंने वापस कर दी, वो मेरी क्या हो गई, परचेज रिटर्न। तो परचेज दोस्तों क्योंकि डेबिट में आती है, तो परचेज रिटर्न कहाँ आएगी, उल्टा, मतलब क्रेडिट में। तो वही लिखा मैंने, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हैव क्रेडिट बैलेंस, दोनों का सेम मतलब होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये याद हो गए तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अल्दो आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो तो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं पूछेंगे, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछ सकते हैं कि एसेट्स जो है ट्रायल बैलेंस में कहाँ आता है, तो आपको ऑप्शन हो सकती है डेबिट,
क्रेडिट, बोथ और नन ऑफ दिस, इस तरह से आपको जो है ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हो कि ये कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, डेबिट में या क्रेडिट में या कहाँ पे आएगी। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों, कुछ कल का जो मैंने करवाया था टॉपिक, उसमें कुछ क्वेरीज थी, बट बिफोर क्वेरीज कुछ हम MCQs के क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, MCQs के क्वेश्चंस देख लें। फर्स्ट है ए ट्रायल बैलेंस इज ए। एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है? फर्स्ट इज एन अकाउंट, बी इज ए स्टेटमेंट, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ these. First is this. Second, preparation of trial balance. Preparation of trial balance is first option compulsory, second option optional, C compulsory and optional, and D none of these. और थर्ड है ट्रायल बैलेंस shows क्या शो करता है? ए ओनली क्रेडिट बैलेंस, बी ओनली डेबिट बैलेंस, सी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, और डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ MCQs हैं आज जो मैंने पढ़ाया है उसी के रिलेटेड है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको ये आते होंगे। पहली, ए ट्रायल बैलेंस इज ए अकाउंट। क्या ये एक अकाउंट है? बी स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों हैं, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, ये मैंने अभी बताया था अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या है। अकाउंट किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, चाहे वो सेल्स का है तो सेल्स की ट्रांजैक्शन, परचेज का है तो परचेज की। लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो हर चीज़ आ रही है, तो जिसमें हम हर चीज़ डाल देते हैं एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकालने के लिए, जिसमें रिजल्ट, इसमें किस चीज़ का रिजल्ट निकाला था कि हमारी जो लेजर्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें हम कोई कंक्लूसिव रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अकाउंट्स के बैलेंस लेके एक प्रूफ निकालते हैं, कंक्लूसिव रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो इट्स ए स्टेटमेंट, तो आंसर इज बी। सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंपल्सरी, बी ऑप्शनल, सी कंपल्सरी एंड ऑप्शनल, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस आपको क्या लगता है बनाना ज़रूरी है या नहीं है? देखो दोस्तों, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है। हम क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने जो जर्नल से लेजर्स बनाई हैं वो सही हैं या गलत। आप चाहो तो ट्रायल बैलेंस स्किप कर सकते हो, इससे आपको अकाउंटिंग में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम ये देखने के लिए कि जर्नल और लेजर सही हैं या गलत, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप बनाओ या ना बनाओ, आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन पे आपका कोई फ़र्क नहीं आने वाला। आपका जो एंड में प्रॉफिट निकलना है उस पर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, अनलेस कि आपने जो लेजर्स हैं वो सही बनाई हों। चलिए दोस्तों, लास्ट, ट्रायल बैलेंस शोज़। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, ये तो मैंने बता ही दिया कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ डेबिट बैलेंस तो नहीं बताता, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखे थे। सिर्फ क्रेडिट बैलेंस भी नहीं बताता,
ओनली डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारी ऑप्शन सही है कि वो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बारे में ही बात करता है, दोनों चीज़ें दिखाता है। तो राइट आंसर इज बी, यानी दोनों, ओनली सी नॉट बी, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, दोनों को ही बताता है। तो राइट आंसर इज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। चलिए दोस्तों, ये एमसीक्यूज आज हो गए इसके रिलेटेड। कल इसके मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन साथ ही साथ कल एमसीक्यूज भी कराऊंगा कुछ और इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को भी देखना। अभी दोस्तों मैं कल की क्वेरीज ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेरीज पे बात कर लेते हैं कल की। इशफाक और आसिफ, इशफाक की एक क्वेरी है, एक मैंने जो पिछला वीडियो था उससे पहले एक वीडियो था, उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, एसेट्स ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। उसके ऊपर एक मिस्टर इशफाक ने एक क्वेश्चन पूछा है। देखो दोस्तों, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको पता होगा, मैंने बता भी दिया। अगर नहीं भी पता, अभी भी आपको इसको समझना है तो आप ये देखो कैसे उसका डेबिट बैलेंस होता है। एक आपने प्लांट मशीनरी खरीदी, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीनरी आई और कैश गया। मशीनरी एसेट है तो डेबिट में आ रहा है, क्योंकि एसेट जब भी आएगा आपके पास किसी भी रीज़न से, आपका एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा और डेबिट होने से वो इंक्रीज होगा पहले से। तो एसेट्स ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस, ये पहले भी बता चुका हूँ। मैंने कहा एसेट्स ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। नील बैलेंस भी हो सकता है, कैसे दोस्तों? जैसे मैंने कहा था कि आपने एक मशीन खरीदी, सपोज आपकी एक मशीनरी की वैल्यू है 50,000। अब आपको पता है कि सिवाय ज़मीन के, लैंड के, हर चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होती है क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं। तो मशीन्स जो हम यूज़ करेंगे एट सम पॉइंट ये मशीन हमारे लिए काम करना बंद कर देगी, तब इसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे लिए बेकार है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो मतलब नील है। तो जैसे मैंने कहा था एसेट्स ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस, ऑफ कोर्स डेबिट बैलेंस होता है, नील बैलेंस भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसका एमसीक्यूज जो है वो चेंज हो सकता है। देखो एमसीक्यूज अगर मैं इस पर बात करूँ, एसेट्स ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस, एसेट ऑलवेज हैज़, ये ऑप्शन है ए डेबिट बैलेंस, बी ऑप्शन इज क्रेडिट बैलेंस, सी ऑप्शन इज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड सी नन ऑफ दिस। तो अगर इसमें से हमें चूज करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो है एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ए पार्ट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, एसेट्स ऑलवेज हैज़ ए डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस, एक मैं ये ले लेता हूं, बी में ले लेता हूं डेबिट बैलेंस, सी में ले लेता हूं बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, और डी में ले लेता हूं नन ऑफ दीज। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे बेसिकली होता ही है दोस्तों कि जब हमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो चार ऑप्शंस होती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चारों ठीक हैं, और होती भी हैं, लेकिन हमें देखनी होती है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर मैं इसकी बात करूं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट था डेबिट बैलेंस, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस, फर्स्ट ऑप्शन, बी डेबिट बैलेंस, सी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस, क्योंकि नील बैलेंस भी हो सकता है। अगर हम सिर्फ डेबिट बैलेंस की बात करें तो क्योंकि यहाँ नील बैलेंस दिया हुआ है, एसेट्स का नील बैलेंस भी हो सकता है, तो फिर हमारा ये सही अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि नील बैलेंस भी होता है। इसलिए इस सिनेरियो में ये हमारा आंसर ए ये आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर डेबिट बैलेंस था जो पहली में था। ये होता है कि अप्रोप्रिएट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको इसमें से चूज़ करना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करने के लिए आपको देखना होता है कि किस में वो सारे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। चलिए दोस्तों, अब एक और मिस्टर इशफाक का ही है। मिस्टर इशफाक मुझे लगता है काफ़ी गौर से देखते हैं मेरे लेक्चर। थैंक यू मिस्टर इशफाक। ओके,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर विल बी, हाँ ये कल का क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर विल बी इधर ए आ गया रेवेन्यू और एसेट, बी आ गया एक्सपेंस और एसेट, सी आ गया रेवेन्यू और लायबिलिटी, और डी आ गया एक्सपेंस और एसेट। चलिए दोस्तों, कल मैंने इसको रब किया था तो मुझे कई 2-3 लोगों ने पूछा कि सर रब जो आपने रब किया वो भी सही था, आंसर बिल्कुल सही था। इसकी थोड़ी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, लेजर का क्रेडिट बैलेंस जो है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम का अभी मैंने बताया कि हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये सही है। लेकिन एसेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, अभी बताया एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता, इसलिए मैंने इसको कहा था ये गलत है। एक्सपेंस, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ तो क्रेडिट बैलेंस के लिए कहा गया है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है लेकिन एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस है, तो ये दोनों ही डेबिट होती हैं, इसलिए ये भी नहीं है क्योंकि हमें क्रेडिट बैलेंस के बारे में पूछा गया है। अगेन रेवेन्यू और लायबिलिटीज़, रेवेन्यू का अगेन क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि इनकम है, कल मैंने मिटाया था, अभी रीज़न भी बताऊँगा, और लायबिलिटीज़ का भी क्रेडिट बैलेंस। आंसर इज़, ये हमारा आंसर सी पार्ट सही है। अब मैं बताऊंगा रेवेन्यू को मैंने डिलीट किया था, तो इसको छोड़ देते हैं, डिस्कस ही नहीं करेंगे। दोस्तों रेवेन्यू मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, सम टाइम एक्सेप्शनल केसेस में डेबिट बैलेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल सेल्स आपने की, रेवेन्यू है आपका, इनकम है, लेकिन अभी मैंने कहा कि सेल्स आपका रेवेन्यू यानी इनकम है, लेकिन सेल्स रिटर्न आपने 1000 रुपये की सेल की, कस्टमर ने आके 200 रुपये की आपको वो चीज़ें वापस कर दी, उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो सेल्स रिटर्न अभी मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस में कहाँ आती है, डेबिट बैलेंस। तो इन सम केसेस जो रेवेन्यू है उनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। हालांकि अगर मैं इसको रखता तो आंसर तब भी ठीक है, यही है। जब मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको याद होगा मैंने रेवेन्यू को यहाँ बीच में बोला था कि रेवेन्यू हमारी इनकम है, और यहाँ पे बोला था हमारा लॉस भी है, क्योंकि वो एक्सेप्शन केसेस की बात मेरे ध्यान में थी। बट एक्चुअली क्या हुआ कि कल मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि हमारा जो लेक्चर अपलोड होता है उसमें 30 मिनट्स होते हैं, तो टाइम कम था। उस टाइम के मद्देनज़र कि मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया था, तो मुझे लगा कि चलो आज ये, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो आज ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए आज मैं इस पर्टिकुलर जो MCQ का क्वेश्चन था उसको लेके आया हूँ। तो रेवेन्यू का हालांकि मतलब क्रेडिट बैलेंस ही है, इनकम ही है, बट एट सम टाइम जैसे सेल्स रिटर्न या अगर हम सेल के वक्त डिस्काउंट देते हैं उस वक्त उसका डेबिट बैलेंस भी होता है। तो मैंने कहा ना कि अगर एप्रोप्रिएट वर्ड पूछ लें तो कई बार अगर ऐसा आ जाए रेवेन्यू विद सम टाइम डेबिट बैलेंस, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट फिर वो वाला हो जाएगा। ये भी है लेकिन ये से ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट MCQ में आपको बताया जो अभी मैंने करवाया है। तो इसलिए कल का टाइम कम था, मैं इसका जवाब दे नहीं सकता था इतना लंबा, इसलिए मैंने छोड़ा। और आपने देखा भी होगा कि कल जो वीडियो 30 मिनट्स का बना उसके बाद कट हो गया, क्योंकि हमारा जो कैमरा 30 मिनट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ये अपने आप बंद हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा हाँ, एक मिस्टर अजय हैं, उनका क्वेश्चन है कि जो हम कल बैलेंस निकाल रहे थे तो बैलेंस कैरी डाउन लिख रहे थे, CD। उनका क्वेश्चन था कि बैलेंस ब्रॉड डाउन भी तो लिखते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड भी तो लिखते हैं। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, एंड वाला बैलेंस, उसको कैरी डाउन बोलते हैं, और जब उस बैलेंस को हम नेक्स्ट डे में लेके आते हैं या नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं, सपोज करो दोस्तों, ये मैं ऐसे एग्जांपल दे के बताता हूँ। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कर रहे हो, पेज ख़त्म हो गया, टोटल किया, जब आप इस टोटल को नेक्स्ट पेज पे लेके आओगे उस केस में लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी ब्रॉड डाउन का मतलब होता है पिछला वाला बैलेंस आगे लाना। या हम नेक्स्ट डेट में जाएं या हमारा पेज खत्म हो जाए, तब हम जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पिछले पेज का या पिछली डेट का, जब हम उसको अगली डेट पे लेके आते हैं तब कहते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसका हिंदी में मतलब होता है पिछले बैलेंस को आगे लाना। ये फ़र्क है कैरी डाउन में। कैरी डाउन हो गया क्लोजिंग यानी आज का क्लोजिंग, और ब्रॉड डाउन हो गया कल का ओपनिंग। तो चलिए दोस्तों, इतनी क्वेरीज थी। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा, और साथ ही साथ आप मुझे जो मेरा चैनल है किरण कॉमर्स जोन, उसमें भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको जो उसके लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।